सही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी चल रही है, थोड़ी सी परेशानियां आ रही है ज्यादा से ज्यादा। बट क्या कर सकते हैं परेशानियों का तो। बट हाँ ये कह सकते हैं कि मेरी जो ये लाइव क्लास चल रही है आपकी, वैसे तो ये जो क्लास है वो पेड क्लास है, जिसका जो फीस रखा गया है वो 1,000 रुपये रखा गया है। बट हिंदी मीडियम के बैचेज के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने एक नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और वो क्लास रेगुलर नहीं लगेगी। वो क्लास 4 दिन में एक दिन लगा करेगी। कितने दिन में? 4 दिन में एक दिन लगा करेगी। हर वीक में 2 दिन लगा करेगी वो क्लास, कह सकते हैं हर वीक में 2 दिन। संडे को तो वो क्लास होगी होगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की संडे को तो क्लास होगी होगी। और एक क्लास लगेगी आपको बुधवार। ठीक है, बुधवार को रविवार को आपकी क्लास हुआ करेगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। वो डेली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की। ठीक है बेटा, चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमने बात कर ली थी, तरंगाग्र के बारे में बात कर ली थी, वेव फ्रंट के बारे में बात कर ली थी। आज हम हमारा अगला टॉपिक ले रहे हैं, जो कि क्या है, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन। ये टॉपिक आज हम यहां लेने वाले हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका समझना बेटा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ पा रही है? yes, सभी को मेरी आवाज आ पा रही है? ओके, लेट्स सी। तो देखो, हाइगेन का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल क्या है। हाइगेन के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। हाइगेन ने काल्पनिक माध्यम माना था, एक इमेजिनरी मीडियम लिया था जिसका नाम दिया था ईथर। नाम क्या दिया था उसे? ईथर नाम दिया था। ठीक है, अब क्या कहता है, सिंपल सा लॉजिक है भाई। वो ये कहता है कि जब तरंगाग्र बन गया, जब वेवफ्रंट बन गया, अज्यूम ये वेवफ्रंट बन गया, और वेवफ्रंट बना किससे था? बिंदु पथ। बहुत सारे बिंदु थे, इनको मैंने आपस में क्या किया था? मिलाया था। इनको मिलाने से क्या बनता है? तरंगाग्र बनता है। ये था तरंगाग्र, वेवफ्रंट बना था। अब हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है? हाँ केपी मंडल जी, क्या कह रहे हो आप? कोई परेशानी आपको? केएसपी मंडल, क्या नाम है इसका बेटा? कुछ पूछना चाह रहे हो आप? आपने हाथ खड़े कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा ठीक है, तरंगाग्र के बारे में बता रहा था। तो तरंगाग्र तो हमने पढ़ लिया था। अब बात करें हम हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। तो सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल क्या कहता है? तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु प्रकाश के एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु प्रकाश के एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है। यही क्या है? प्रकाश हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। इतना सिंपल। According to the Huygens secondary wavelength principle, the every point of the wavefront will work as a new source of light. The every point of the wavefront will work as a new source of light which already generate, which again generate the wavefront. जैसे मान लो ये वेवफ्रंट बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और उन पॉइंट्स को मैंने कंटिन्यू किया, डॉटेड को कनेक्ट किया, तो वो बनता है लोकस, बनता है एक बिंदु पथ बनता है। उसी बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है, तरंगाग्र की परिभाषा ही मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तरंगाग्र क्या होता है? समान समय में समान दूरी तय करने के बाद तरंगे जो कंपन करती हैं, समान समय में समान दूरी में समान समय में समान दूरी तय करने के बाद जो तरंगे कंपन करती है, तो जिस तल में वो कंपन करती है उस तल को क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। ए प्लेन इन विच द लाइट वेव्स विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्लियर रखना। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु प्रकाश के एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है।
जिसके कारण वो क्या बनाएगा, वापस से तरंगाग्र बनाएगा। The every point of the wave front will work as a new source of light that will again generate the wave front। क्लियर है? ये चीज जिसने क्या की थी, एक्सप्लेन की थी, और उसने एक एक्सपेरिमेंट दी। जैसे जनरली ये वाली जो चीज थी, ये वाला जो प्रिंसिपल था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को अपन यहां पर देखने वाले हैं। हाँ जी, इधर देखो, जैसे मान लो ये प्रकाश का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, पॉइंट आकार का सोर्स है, बिंदु आकार का स्रोत है। तो बिंदु स्रोत के कारण बनने वाला तरंगाग्र कौन सा होता है? पॉइंट सोर्स के कारण जनरली जो मेड वेव फ्रंट है वो कौन सा होता है? अवनीश बताएगा, पॉइंट सोर्स के कारण बनने वाला वेव फ्रंट कौन सा होता है? पॉइंट सोर्स के कारण बनने वाला वेव फ्रंट कौन सा होता है? अवनीश, पॉइंट सोर्स के कारण बनने वाला वेव फ्रंट कौन सा होता है? टेल मी फास्टर, जवाब चाहिए मुझे आपका। चलिए, अवनीश नहीं दे पा रहा है। अच्छा, धीरज भी ना, बता बेटा धीरज। गोलीय तरंगाग्र। वेरी नाइस, गोलीय तरंगाग्र बनेगा इसके कारण। तो ये देखो, मैंने पॉइंट 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 पॉइंट, ओके, इन सबको यदि मैं मिला दूं, इन सारे पॉइंट्स को यदि मैं मिला दूं, तो ये बन जाएगा मेरा वेव फ्रंट, बन जाएगा, तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक है, अब हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है। द एवरी पॉइंट of wave front will work as a new source of light। तो नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये लो, वेव फ्रंट बन गया। यदि ये पॉइंट सोर्स है तो इसका भी क्या बनेगा? ये लो, गोलीय तरंगाग्र बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। ये पॉइंट है मान लो, तो इसके चारों तरफ भी ये लो, समान समय में समान दूरी तय कर रही है लाइट, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इधर देखो, और सोर्स ले ले, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, समान समय में समान दूरी तय की जा रही है। यहां पर कोई स्रोत ले लो, ठीक है। अरे ये किसने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को? म्यूट योरसेल्फ। हु इज हियर? ये रियल वी C2 के साथ कौन है? कहीं अपना नाम आप लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है यहां पर। ठीक है, इस तरह से एक और बनाता हूं सोर्स, ये देखो। अब देखो, यहां पर ये इनके पीक पॉइंट आ गए हैं, चरम बिंदु आ गए हैं। अब इन बिंदुओं को यदि मैं दोबारा से बनाऊं, तो ये देखो, इन बिंदुओं दोबारा से बनाने पर समान समय में समान दूरी तय की है, तो यहां पर एक और आपको क्या मिल जाएगा? तरंगाग्र मिल जाएगा, एक और वेव फ्रंट तैयार हो जाता है यहां। यहां से जैसे मान लो 3 × 10⁸ मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब हर पॉइंट इस वेव फ्रंट का, जैसे 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर की दूरी। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ 8 मीटर होता है ना, मीटर पर सेकंड। ये तो वेग होता है। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश? 3 × 10⁸ 8 मीटर करेगा, नहीं करेगा? ये वाली दूरी ये तय करने वाला है। तो 1 सेकंड मान लो इतनी दूरी तय कर ली। यहां आने के बाद सब एक ही जगह पर है, सबने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इन सब पॉइंटों को जब मिलाया तो क्या बन गया? तरंगाग्र बन गया। अब हर पॉइंट से जब प्रकाश चलेगा तो वो भी इतनी दूरी चलेगा 1 सेकंड। इधर से चला 3 × 10⁸ फिर पॉइंट्स को मिलाया, फिर वेव फ्रंट बन गया। तो ये तो पहला तरंगाग्र था, प्राथमिक तरंगाग्र या प्राइमरी वेव फ्रंट इसे बोल सकते हैं। अब ये दूसरा वेव फ्रंट बना, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी कि द्वितीयक तरंगाग्र बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगाग्र बोलेंगे। और
जिन वेव्स ने, जिन तरंगों ने इस वेव फ्रंट को बनाया है, इनको बोला जाता है वेवलेट्स। क्या बोला जाता है इनको? तरंगिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? तरंगिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? तरंगिकाएं कहा जाता है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है सर, इसके कारण लाइट रे आगे निकली है, तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट विल वर्क एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो ये वेव फ्रंट है, इसका भी एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट विल आल्सो वर्क एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। इस तरह से लाइट आगे बढ़ती हुई जाती है, और लाइट आगे बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी, और धीरे धीरे देखो जैसे गोलाई होती है ना, चौड़ी होती जाती है ना, चीजें फैलती हुई जाती है, बड़ी होती जाती है, तो लास्ट में जाके आपको एक ऐसा डायग्राम मिलने वाला है। कुछ इस तरह के समान समय में समान दूरियां, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्लेन वेव फ्रंट जैसा आगे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, तो ये बन जाएगा आगे आके प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा आपका। ये डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया ना। प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र आपको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा बाद में। तो इस तरह से उसने क्या बताया, इस सिद्धांत के द्वारा जो बात कही गई वो अपनी जगह ठीक है, पर इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इसका कारण क्या था इस रूल को देने का? इस रूल को देने का सबसे बड़ा कारण था कि इस रूल के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा, इस प्रिंसिपल के द्वारा ये समझाया गया था कि लाइट आगे कैसे बढ़ती है। जैसे कोई बल्ब जलता है, तो बल्ब जलने के बाद प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह कैसे बढ़ेगा। जैसे बल्ब तो कहीं और चल रहा है, पर उजाला हमारे ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ। वो चीज क्या है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पर क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है कि लाइट रेज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से प्रोपेगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से बढ़ती है। आपको डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है, एक स्क्रीनशॉट मैं हटा रहा हूँ सामने से। हाइगन के द्वितीय सिद्धांत के अंदर कमियां भी थी, इसके अंदर क्या थी, कुछ कमियां भी थी। तो आइए उन कमियों के बारे में अपन आज बात करते हैं। अरे आज बच्चे बहुत कम है, चक्कर क्या है? वाई द स्टूडेंट्स आर वेरी लेस? मुझे तो सर इंग्लिश मीडियम वाले लग रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले कहाँ गए सब? धीरज, धीरज, धीरज मीना, धीरज, धीरज आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। क्या हो गया, हिंदी मीडियम वाले सारे कहाँ भाग गए? वापस भाग गए सर, टॉपिक नया था ना। टॉपिक नया था? हाँ सर, पहले से चल रहा था, शुरू से चल रहे थे, थोड़ा बहुत समझ में आता, भाग गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नई क्लास लेंगे ना अभी उनकी। जैसे अभी बुधवार को क्लास लेंगे उनकी, है ना, तो बुधवार वाली क्लास में कोई दिक्कत। क्लियर है? आगे बढ़े, तेरे तो समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ, इस सिद्धांत की अब बात करेंगे अपन कमियों की। किसकी बात करेंगे अपन? इस सिद्धांत में आने वाली कमियों की बात करेंगे। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे इस सिद्धांत के अंदर? तो इस सिद्धांत के अंदर दो ड्रॉबैक। लाइट का एक नेचर आप जानते हो कि कहा जाता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, सीधा चलती है, प्लेन प्रोपेगेट करती है, स्ट्रेट प्रोपेगेशन होता है उसका। तो हाइगन का प्रिंसिपल जो सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल है, वो इस चीज को नहीं समझा पाया कि स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन किस तरह से होगा। यानी कहते हैं ना, प्रकाश सीधा चलता है तो एक लाइन में चलता है। तो हाइगन से पूछा गया भाई इस सिद्धांत से समझा के बताओ सीधी लाइन में कैसे चलेगा प्रकाश। तो वो उस चीज को समझा नहीं पाया कि प्लेन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, हाउ विल इट हैपन, हाउ विल इट हैपन। ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे ड्रॉबैक्स में, क्या लिखेंगे हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, क्या ड्रॉबैक्स, क्या कमियां क्या है? Huygens was unsuccessful. Huygens was unable to explain about the plane propagation of light and their principle. ठीक है।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी, वो सबसे बड़ी कमी की है, बोले प्रकाश आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, मतलब पीछे की तरफ भी तो वेव फ्रंट बन रहा है, पीछे की तरफ भी तो लाइट फैलना चाहिए ना। तो बैकवर्ड वेव प्रोपगेशन पश्च तरंग संचरण को नहीं समझा पाया। ठीक है, दो चीजें, दो ड्रॉबैक, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, और दूसरा है बैकवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड लाइट प्रोपगेशन। इन दोनों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पीछे की तरफ किस तरह से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी, आगे पीछे की तरफ किस तरह से फैलेंगी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये था हाइजेन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इन दोनों का ले लो जल्दी से, 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। आइए अगला टॉपिक लें। अगले टॉपिक में हम हाइजेन के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझेंगे। आइए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय हाइजेन, हाइजेन द्वारा परावर्तन की व्याख्या। हाइजेन द्वारा परावर्तन की व्याख्या, हाइजेन द्वारा परावर्तन की व्याख्या। आइए रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन लेते हैं। जैसे देखो, एक ये मैंने मिरर ले लिया बेटा, एक लाइट रे आई इधर और एक लाइट रे इधर आई, ठीक है। तो अब दोनों लाइट रे जब आई हैं तो इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। यहां पर मैंने बना दिया समझ में आ रही है नहीं आ रही है, नॉर्मल बना दिया, अभिलंब बना दिया। यहां से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन। इधर से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो पी क्यू, इसको मैंने दे दिया नाम आर, इसका नाम ए बी, सी मैंने नाम दे दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, और यहां लिख देता हूं एंगल आर। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ये मिरर है बेटा, सेपरेशन लेयर मिरर, ठीक है। अब जरा गौर करके देखना बेटा, पी क्यू और ए बी लाइट रे दोनों एक साथ आ रही है, तो लेट कौन सी लाइट रे आई है, ए बी जो लाइट रे है वो लेट आकर मिरर पर गिरी है, क्योंकि पी क्यू लाइट रे जल्दी आकर गिर गई। तो मेरे को लेंथ दोनों की क्या लेनी है, समान लेनी है। यदि लाइट रे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड तो सेम है, लाइट एक ही सोर्स से निकली हुई है तो स्पीड क्या है, सेम है। अब स्पीड यदि सेम होगी लाइट की तो एक सेकंड में वही 3 इंटू 10⁸ मीटर चलेगी, एक सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर चलेगी। तो ये भी उतना ही चलेगी, ये भी उतनी डिस्टेंस चलेगी। एक सेकंड तक दोनों एक साथ चली, तो एक साथ चली है तो ये तो यहाँ आके टकरा जाएगी एक सेकंड के अंदर। पर उस एक सेकंड में ये यहाँ आके टकरा नहीं पाई, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी। 3 इंटू 10⁸ ये चलेगी, 3 इंटू 10⁸ ये चलेगी, ये थोड़ी ऊपर रह जाएगी, ठीक है। और समान समय में समान दूरी तय करने पर क्या बनता है, वेव फ्रंट बनता है, तरंगाग्र बनता है। तो मान लो पी से क्यू तक, तो यहां से यदि इसको समान लेना है तो यहां से मैं क्या डाल देता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ, नॉर्मल डालता हूँ। क्या डालूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, एक कर दिया नॉर्मल ड्रॉ, छोटी वाली से बड़ी वाली पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया मैंने एम। क्या नाम रख दिया मैंने, अब देखो पी क्यू और ए एम दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, पी क्यू इक्वल्स टू ए एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो एम बी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है ना, जब ये लाइट रे एम बी चल रही थी तब तक ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई,
ए बी लाइट रे में एम और पी क्यू तो बराबर थे, पी से क्यू तक पहुंचते, जब लाइट रे पी से क्यू तक पहुंची है तब ए से एम तक पहुंच चुकी थी लाइट रे, पर यहां से इसका तो रिफ्लेक्शन हो गया, पर ये तो चलती रही ना, तो एम बी डिस्टेंस जब इसने ट्रेवल की तब लाइट रे यहां से तो रिफ्लेक्ट भी हो गई थी, कितना रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बिल्कुल चाप के बराबर, तो इतने डिस्टेंस का अपन आर्क लेते हैं और इससे इसको कट ले लेते हैं, एक ले लिया आर्क, और इधर से इस पे क्या डाल देते हैं, एक नॉर्मल डाल दिया इस पे, और इसका नाम रख दिया मैंने एन, का नाम रख दिया एन। तो देखो क्यूएमबी वेव फ्रंट और एनबीबी क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया, पीक्यूबी सॉरी क्यूएमबी वेव फ्रंट और एनबीबी क्या है, वेव फ्रंट है, क्या है QM and NB are different, वो क्या है, तरंगाग्र है, ये दोनों क्या तरंगाग्र, तरंगाग्र के लिए अपन क्या कहते हैं कि लाइट रे समान समय में समान दूरी तय करती है और समान कोण के साथ, तो जिस कोण से लाइट रे आई थी उसी कोण से ये लाइट रे भी जाएगी, ये डिफरेंट उसी एंगल से बनेगा, एंगल आई से थे तो एंगल आई, यहाँ एंगल आर से गया तो ये भी एंगल आर से ही यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, फ्रॉम ट्रायंगल मैं ले लेता हूं क्यू एन बी, क्यू एन बी, क्यू एम लिखेंगे, क्यू एम, दो एंगल आई वाला और एंगल आर वाला, एंगल आई वाला कौन सा, क्यू एन और बी है, एंड आर वाला ट्रायंगल है क्यू एन और बी, इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों को यदि अपन क्या प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, यदि ये कॉन्ग्रेंट हो जाए तो कॉन्ग्रेंट होने पर सीपीसीटी रूल से ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे और सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो देखो क्यूबी और क्यूबी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, क्यूबी और क्यूबी आपस में क्या है, इक्वल है, ओके। इधर देखो मैंने आर्क लिया था एम बी और क्यू एन, एम और पी क्यू, एम ए कहां है, एम और पी क्यू बराबर है, तो एम बी इसके बराबर, तो ये आर्क लिया था मैंने एम बी और क्यू एन बी बराबर है, क्यू एन बी आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो क्या किए थे मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो एंगल एन और एंगल एम ये कितना है, 90 डिग्री, तीन चीजें क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। सो ट्रायंगल क्यू एम बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू एम बी, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए, एक के लिए एंगल आई और एक के लिए एंगल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई एंगल आई क्यू एम बी, क्यू एम बी के लिए एंगल आई और क्यू एन बी के लिए कौन सा है, एंगल आर, दोनों आपस में क्या है, बराबर। अच्छा ये बताओ मेरे को, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या है, एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर, कोण आई का मान कोण आर के बराबर होना चाहिए, तो आ गया नहीं आ गया, कोण आई और कोण आर आपस में आ गए, बराबर नहीं आ गए, यही क्या है आपका सेकंड लॉ प्रूफ हो गया, ये प्रूफ कर देता है कि रिफ्लेक्शन, आइगन की थ्योरी से रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल था। तो टेक द स्क्रीनशॉट बेटा फास्टर, समझ आ रहा होगा आप सभी को, आई एम श्योर के अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। आवाज आ रही है मेरी सभी को, मुस्कान आवाज आ रही है, यस सर, ओके। विशाल, is my voice is audible or not? Yes, sir. Okay.
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन हो गया, बात करते हैं अब रिफ्रैक्शन की। आज तो अपने बच्चे काफी जुड़े हुए नहीं है। चिराग नहीं जुड़ा है आज। शगुन, चिराग कहाँ पे आज? शगुन, हाँ सर। चिराग कहाँ पे आज? सर आज उसका क्या थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो वो आ नहीं पा रहा, सो रहा है, आराम कर रहा है। इधर से नेहा, ट्विंकल, नेहा कहाँ पे? नंदिनी भी जुड़ी हुई नहीं है आज। तो काफी बच्चे एब्सेंट है। चलिए कोई ना, नुकसान वाली बात उन्हीं के लिए होगी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आज एक्सप्लेन हो जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएंगी। ऐसा कीजिएगा आप इसको है ना अपलोड कर दीजिएगा उस पे, स्क्रीनशॉट जो लिए है ना उस स्क्रीनशॉट को वहां समझा दीजिएगा, वहां अपलोड कर दीजिएगा, ग्रुप पे डाल दीजिएगा ताकि सभी लोग उसको क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। चलिए रिफ्रैक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन में क्या लिया था, दो मीडियम लिए जाते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या किया था, दो मीडियम लिए जाते हैं, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। इसको मैं ले लेता हूँ रेयर और इसको मैं ले लेता हूँ डेंसर। इसको तो विरल माध्यम, इसको सघन माध्यम। विरल माध्यम में वेग ज्यादा होता है v1 और सघन माध्यम में वेग क्या होता है, कम होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि v1 इज ग्रेटर देन v2, पहले ही लिख देता हूँ कि विरल माध्यम है, मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड। एक लाइट रे आई, ठीक है, इधर से एक लाइट रे और ले लेता हूं, दो लाइट रे ले लिए मैंने यहां पर, ठीक है। दोनों के लिए मैं क्या बनाया था, नॉर्मल। दोनों के लिए नॉर्मल मैंने क्या कर दिया है, यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने पी क्यू, ये ए बी लाइट रे। लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल आई और ये भी एंगल आई, सेम एंगल के साथ आई, ये एंगल आर और ये भी एंगल आर। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो वही इक्वल डायमीटर और इक्वल डिस्टेंस, तो पी से क्यू तक जब पहुंची है तो ए से बी तक ये पहुंच ही नहीं पाएगी, पहले रह जाएगी क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा टेढ़ी थी, ठीक है। मैंने क्या किया, इससे यहाँ पर क्या डाल दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लंबा डाल दिया, एम डाल दिया, वही थ्योरी, ये बन जाएगा एंगल आई, जिस भाई ये वेव फ्रंट बन जाएगा ना, क्यू एम क्या रहेगा, वेव फ्रंट। ऐसे अब देखना, इधर जरा गौर करके देखना। अब एक गलती करते हैं सब बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, एम बी के बराबर वेव फ्रंट ले लेते हैं इधर। धीरज मीना, धीरज से डिस्कस करना चाहूंगा भाई, आज तो टॉपिक जो है वो धीरज के ऊपर ज्यादा सही बैठेंगे। हाँ भाई धीरज मीना, अनम्यूट कर ले अपने आप को भाई अब। हाँ तो बता बेटा, एमबी के बराबर चाप लेके काट दूं इधर, जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग। दोबारा बताओ सर। पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने एमबी के बराबर चाप लेके काट दिया था ना, हाँ इसमें भी यही करूं, एमबी डिस्टेंस का चाप ले लूं भाई। ये लाइट रे, ये प्रकाश की किरण इधर एक्स्ट्रा चलिए एमबी, तो कम सर, क्यू नहीं और नहीं एम, क्यों नहीं सर, वो तो क्यों ऐसा शुरू में तो सर शुरू में तो बिरल में चल रहा है वो और फर्स्ट वाला बाम चल रहा है सगर में, इसीलिए। चलो ठीक है, किसी दूसरे से बात करते हैं, तेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना। हाँ भाई इससे बात करते हैं, ट्विंकल। हाँ बेटा ट्विंकल, ट्विंकल हाँ सर। बता बेटा, एमबी के बराबर आर्क में यहां काट दूं, यस यस और नो? सर, यस सर।
कंफर्म? हाँ अच्छा सर। बता क्यों काटूंगा, पहले ये बता क्यों काटूं मैं चाप? उसी लेंथ का चाप क्यों काटूं, उसी लेंथ का आर्क क्यों काटूं, एमबी का जितना आर्क में यहाँ क्यों काटूं वो बता। सर क्योंकि पीक्यू और एएम तो इक्वल मतलब इक्वल है। और ओके सर वो एक्स्ट्रा चल रहा है ना, तो फिर वो एक्स्ट्रा चल रहा इधर ही तो तो कटेगा। ना नहीं एमबी के बराबर ही वो इतना कटेगा, राइट, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर। ओके मुस्कान यस सर। आप बताओ नहीं काटूंगा क्या सर, एमबी के एमबी बराबर ही के आर्क, बराबर यस और आर्क नॉट? इधर नहीं कटेगा। तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, सही से बोलो बेटा। नो सर। क्यों? सर उसने जितना मतलब उसका जितना डिस्टेंस उसने उस वाले मीडियम में ट्रैवल किया उतना मतलब जितनी स्पीड से, वो स्पीड अलग अलग है सर दोनों मीडियम में, तो अच्छा डिफरेंस आएगा। ओके शगुन, शगुन हाँ यस सर। इक्वल चाप इक्वल आर्क काटूं या अलग अलग? सर इक्वल इक्वल कैसे कार्ड। चाहिए? हाँ इक्वल काट दूं? हाँ कोई सा भी काट दो। हाँ सही बात है, कोई सा भी काट दो। 12वीं दोबारा कर लेगा तू? हाँ 12th क्लास नहीं दोबारा सर, कर लेगा क्या तू? नहीं सर फेल तो नहीं हो तो। तो ऐसे हालातों से तो ऐसे ही रिएक्शन देने पड़ेंगे मुझे। कमांडर नहीं सुधर जा, सर बिना कुछ सोचे समझे छोटा ऐसे वाला कर। कटेगा सर, छोटा वाला कटेगा। छोटा वाला कटेगा तो टीप के बोला तो ढंग से तो बोला कर, एक्सप्लेन भी कर दे। एक्सप्लेन तो सर चल अच्छे से, डेंसर कोई बात मीडियम नहीं कोई से। बात नहीं। हाँ तू रहने दे, अब तक मैं बताता हूँ। छोड़, रुक जा, इधर देखो बेटा, इसके अंदर स्पीड ज्यादा है, रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, तो स्पीड क्या होती है, लाइट की ज्यादा होती है, प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। डेंसर मीडियम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम रहता है। अब एक बात बताओ आपसे, आपसे कहा जाए एक सेकंड के लिए, एक तो हवा में तैरो, हवा में दौड़ो, और एक कहा जाए पानी में दौड़ो, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए 5 मिनट ले लेता थोड़ा तो समय दें भाई। तो बताओ हवा में तुम 5 मिनट ज्यादा दौड़ पाओगे या पानी में? ट्विंकल बताएगी, ट्विंकल यस सर। बता, हवा में हवा ज्यादा में। दौड़ पाएगी पानी में दौड़ पाएगी? हवा हवा में में। ना, है हाँ। ना, हाँ। और इसमें कम और इसमें ज्यादा, है ना? तो वही तो बोला था और वही बोलना था, वही बोलना था भाई। हवा के अंदर ज्यादा होगी, पानी के अंदर कम होगी, तुम कह रहे हो बराबर। भाई यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की हुई थी, यहाँ लेंगे अपन समय का, काय का आर्क लेना, आर्क लेंगे समय का। यहां से लेके यहां तक मान लो उसको टी टाइम तक रहा है, यहां से लेके यहां तक टी टाइम तक रहा है, तो टी टाइम तक यहां तक स्पीड कितनी थी v1, टाइम कितना लगा टी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v1 t। ठीक है, टी टाइम तक यहां चला तो टी टाइम तक का अपना आर्क लेंगे, टी टाइम तक का आर्क लेंगे, जिसमें इसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी, इसमें डिस्टेंस कम होगी, इसमें डिस्टेंस ज्यादा तो इसमें डिस्टेंस क्या रहेगी, कम। एक चीज गौर करके देखने वाली है बेटा, ऊपर की दूरी ज्यादा रखनी है, नीचे की दूरी क्या रखनी है, कम रखनी है। ये बहुत तगड़ा डायग्राम है, वैसे डायग्राम देखते ही नंबर देता है इसके अंदर एग्जामिनर, तो कॉपी चेक करने वाला ना, उसने वो ये देखेगा ये दोनों बराबर है या नहीं, यदि ये दोनों बराबर है डायग्राम काट देगा, 0 दे देगा। नीचे वाला ज्यादा दिख गया तो 0 दे देगा, ये कम है और ये ज्यादा है तो वो आगे चेक करेगा, फिर वो नंबर देगा। ध्यान रखना बेटा इसमें, है ना। अब ये आर बना हुआ है ये, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये आर बनेगा, तो यहाँ आर है, यहाँ भी क्या बनेगा, आर। क्लियर है? अब रिफ्रैक्शन किससे एक्सप्लेन होता है, अपवर्तन किससे एक्सप्लेन होता है? अपवर्तन होता है स्नेल के लॉ से, साइन आई अपॉन साइन आर से। तो ऊपर वाले ट्रायंगल से साइन आई निकाल दे, नीचे वाले से साइन आर निकाल दे, उसका रेशियो लेके देख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, v2 इंटू टी, क्योंकि वेग कितना है, वेलोसिटी कितनी है v2, और टी टाइम तक है, टाइम बिल्कुल इक्वल लेना ही है। ओके करो आगे, फ्रॉम ट्रायंगल
फ्रॉम ट्राइंगल QMB sin I इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा V1T, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस तो QB। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ट्राइंगल Q, इसको नाम रख दिया मैंने N, QNB, साइन एंगल R, साइन कोण R बराबर लंब V2T और कर्ण V2T अपॉन QB 1/2 से साइन आई अपन साइन आर ही तो होता है स्नेल्स लॉ। तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल्स टू क्यूबी से तो क्यूबी कट जाएगा, V1T अपॉन V2T आएगा, V1T अपॉन V2T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, T से T कट जाएगा, V1 अपॉन V2 क्या होता है, V1 अपॉन V2 होता है N2 अपॉन N1। याद करो वेग के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका फोर्थ रंग जितना ज्यादा होता है, जिसका